नमस्कार, जोहार। भारत न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मेरा नाम अभिषेक भारती है। शिबू सोरेन, जब ये नाम आपके सामने मैं लेता हूं तो आपके मन में एक इमेज बनती है। दाढ़ी वाला एक आदमी, बड़े बड़े से बाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पिता, साहूकारों के खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाला एक शख्स, एक झारखंड आंदोलनकारी, एक ऐसा शख्स जिसने शराब के खिलाफ बिगुल बजाया, झारखंड से राज्यसभा सांसद और न जाने क्या क्या। शिबू सोरेन को लेकर के आपके मन में, खास करके झारखंडियों के मन में कई तरह के इमेज बन सकते हैं, लेकिन आज शिबू सोरेन को लेकर के हम जो आपको बताने वाले हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा महाभारत में अश्वत्थामा के लिए कहा गया था, नरो व कुंजरो। यह महाभारत में कहा गया था, नरो व कुंजरो। तो यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है कि जमीन खरीदना कितना बड़ा जुर्म हो सकता है? क्या जमीन खरीदना इतना बड़ा जुर्म है कि उसका समाज में किसी शख्स का हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, पूरे परिवार को गांव से बदर कर दिया जाए? और इतनी ही बात होती तो कोई बात नहीं थी, बल्कि उस परिवार से संपर्क रखने वाले को भी दंड का अधिकारी माना जाए। आप बोल रहे होंगे कि ये कोई फिल्मी कहानी है, लेकिन ना, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, हकीकत है। मामला झारखंड का नहीं है, मामला पश्चिम बंगाल के आसनसोल का है। यहाँ बेगुनबाड़ी है। दरअसल यहाँ एक आदिवासी परिवार ने करीब 10 कट्ठा जमीन खरीदी। यही एक गुनाह उन्होंने कर दिया जिसकी सजा उन्हें ऐसी मिलेगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अरे जमीन खरीदने की कोई सजा हो सकती है क्या? लेकिन इनको जमीन खरीदने की सजा मिली। यह आदिवासी परिवार था और इसने जनरल लोगों से जमीन खरीदी। दरअसल गांव के पंचायत को किसी आदिवासी का इस तरह जमीन खरीदना, वो भी किसी दूसरे जनरल शख्स से, बिल्कुल नागवार गुजरा। और उन्होंने आनन फानन में एक पंचायत बुलाई और फिर फरमान सुना दिया। अब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे कि फरमान क्या सुनाया गया है। एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाइए। देखिए, फरमान नंबर 1 है कि समाज से इस पूरे परिवार को बहिष्कृत किया गया। फरमान नंबर 2 है परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। फरमान नंबर 3 है सड़क पर निकलने से मनाही हो गई। और फरमान नंबर 4 क्या है कि इनको देखते ही पत्थर मारने का आदेश हो गया। पंचायत ने आदेश दिया कि भाई पत्थर मारिए। फरमान नंबर 4 है कि जहां भी देखिए इस परिवार के शख्स को पत्थर मार दीजिए। फरमान नंबर 5 भी है इसमें कि भाई इलाके में बाहरी लोगों के घुसने पर बिल्कुल पाबंदी लगा। सोचिए, ये 5 फरमान पंचायत की तरफ से। क्यों? क्योंकि इस परिवार ने एक जनरल जो परिवार है उससे लगभग 10 कट्ठा जमीन खरीदी। जमीन खरीदने का इतनी बड़ी सजा आपने कभी देखी सुनी है? अच्छा, इतने में भी जब खत्म हो जाता है या समाज के ठेकेदार मान जाते तो बात आई गई हो जाती। बात यहीं नहीं रुकी। समाज के ठेकेदारों का मन जब यहां भी नहीं भरा तो उन्होंने पीड़ित परिवार के घर को कांटेदार झाड़ियों से घेर दिया। आपको हम विजुअल दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से उस घर को कांटेदार झाड़ियों से, देखिए चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां लगा दी गई हैं। साथ ही गांव में रह रहे जो लोग हैं उनको हिदायत दी गई कि इस परिवार से कोई बात नहीं करेगा। अब आते हैं शिबू सोरेन पर। दरअसल इस परिवार के मुखिया का नाम शिबू सोरेन है, जो कि आसनसोल के रहने वाले हैं। शिबू सोरेन के पिता ने किसी गैर आदिवासी से 10.5 कट्ठा जमीन खरीदी थी। बाद में उनका इंतकाल हो गया पिता का। बहुत साल बाद जब शिबू को उस जमीन की जरूरत पड़ी तो उस जमीन पर वो दीवार खड़ा करने पहुंचा। तब जाकर समाज के तथाकथित ठेकेदारों को इस बात की जानकारी हुई कि ये जमीन तो उन्हें बिना चढ़ावा चढ़ाए किसी गैर आदिवासी से सालों पहले खरीदी जा चुकी है। और ये बात उनको कैसे गवार होती? उनको नागवार गुजरी कि भाई ये तो हमारे पावर का हनन है। उनको लगा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। तो बस आनन फानन में खाप पंचायत बुलाई गई और आनन फानन में फैसला सुना दिया गया। इस फरमान के बाद शिबू सोरेन अपने 14 सदस्यीय परिवार के साथ गांव के बाहर एक तंबू लगाकर किसी तरीके से रह रहा है। देखिए किस तरीके से तंबू में यह परिवार जी रहा है। और हद क्या है यह भी बता देते हैं आपको कि इस घटना के बारे में जब शिबू सोरेन ने हीरापुर पुलिस को सूचना दी, पुलिस कार्रवाई और जांच के लिए मौके पर जाने का प्रयास करने लगी। लेकिन पंचायत की दबंगई देखिए
कि उन्होंने पुलिस को भी गांव में घुसने से रोक दिया। देखिए झाड़ी के उस पार गांव के लोग हैं, झाड़ी के इस पार पुलिस है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। देख लीजिए बीच में एक दीवार है, ये दीवार एक तरफ लोकतंत्र खड़ा है, एक तरफ लोकतंत्र को तोड़ने वाले, लोकतंत्र को मोड़ने वाले, लोकतंत्र से खिलवाड़ करने वाले लोग खड़े हैं। आप तस्वीरें देख लीजिए, ये आसनसोल की तस्वीरें हैं। अब इस पर और चर्चा के लिए, इस पर और बातचीत के लिए भारत न्यूज 24 के ग्रुप एडिटर वेद प्रकाश और संपादक एडिटर अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सीधा रुख इन दोनों का करता हूं। अनुराग, लोकतंत्र की बात होती है, लोकतंत्र कहते हैं कि भाई देश जो है वो लोकतंत्र से चलता है, लेकिन शिबू सोरेन, इस नाम का वजन समझिए, मतलब अगर झारखंड के रहने वाले हैं तो इस नाम का वजन आप समझ सकते हैं। जैसे ही शिबू सोरेन का नाम आता है तो उस शख्स का जिक्र आता है जिस शख्स ने झारखंड आंदोलन को एक नई पहचान दी। झारखंड आंदोलन जिनकी देन कहा जाता है कि भाई झारखंड अलग राज्य में प्रमुख भूमिका रही शिबू सोरेन की। एक शिबू सोरेन वो, और दूसरा शिबू सोरेन ये जो अपने 14 सदस्यीय परिवार के साथ बाकायदा तंबू में रह रहा है। सजा क्या कि इसके पिताजी ने 10 कट्ठा जमीन खरीदी, लेकिन खाप पंचायत को तवज्जो नहीं दी, उनको चढ़ावा नहीं मिला। आनंद फानन में खाप पंचायत बुला करके और तुगलकी फरमान, पत्थर मारो, गांव से बाहर कर दो, कोई बातचीत नहीं करो, तो लोकतंत्र कहां है? अनुराग ठाकुर। जी अभिषेक, बिल्कुल आपने सही बताया कि लोकतंत्र कहां है। जिस तरह की ये घटना है, ये अपने आप में मेरी समझ से ये पहली घटना मैंने सुनी है कि अगर एक आदिवासी परिवार, एक शिबू सोरेन, बता दूं कि शिबू सोरेन जिनके पिता ने जमीन खरीदी और जब वो जमीन पे गए बाउंड्री करने तो उन्हें वहां से भगा दिया गया, कटीले तारों से उनके घर को घेर दिया गया और आज वो विवश हैं तंबू में रहने को। तो कहीं ना कहीं वहां के जो पंचायत, ये जो पंचायत बुलाया गया, वहां के जो दबंग लोग हैं, ये जो कर रहे हैं इनके साथ, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। और जो पुलिस का जो हमने देखा, पुलिस का जो रवैया था वो भी बिल्कुल सही नहीं था। पुलिस अगर चाहे तो इस मामले को तुरंत वहां पे सुलझाया जा सकता था, लेकिन पुलिस भी वहां पे हमें दिख रहा, जैसा हमने विजुअल्स में देखा, पुलिस भी हमें मजबूर दिख रही थी। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि वहां पे दबंगई इतनी बढ़ गई है? और क्या जमीन खरीदना, अगर एक आदिवासी जनरल लैंड खरीदता है तो ये उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सा पाप कर दिया, ये एकदम नागवार गुजरा है हमें। तो बिल्कुल जिस तरीके की ये घटना है, जिस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है कि वो विवश होकर तंबू में रह रहे हैं, वो जो 14 सदस्यीय परिवार है उनके बारे में सोचिए कि वो कितना परेशानियों से गुजर रहे हैं, क्या कुछ बीत रहा होगा उन पे। जमीन उनकी, सब कुछ उनका, लेकिन वो जमीन पे दावा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे दबंगई है। पंचायत बुला के इन लोगों को वहां से, गांव से निकाल दिया गया। ये मजबूर है तंबू में रहने को। तो इस पे आसनसोल पुलिस जो है उसे कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। वहां पे जाना, उस गांव में एंटर करना पड़ेगा। ये जो विजुअल्स दिख रहा है कि कटीले तारों से घर को घेर दिया गया, ये सब बिल्कुल ही गलत है अभिषेक। और इस तरीके पे तुरंत लगाम लगाना चाहिए वहां की पुलिस को। और इस पे हम और बात करेंगे, हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर वेद जी भी हैं, तो मैं इनसे भी बात करता हूं। तो वेद जी, जिस तरीके की ये घटना है, हमें लगता है ये हमने पहली बार ऐसा सुना है कि अगर आदिवासी जनरल लैंड खरीद रहा है तो उनके साथ ये सुलूक किया जा रहा है। क्या आपको लगता है ये क्यों हो रहा है या क्या वजह है? बिल्कुल अनुराग, जिस तरह की ये घटना है, जैसे ही ये तस्वीरें देखी हमने और इस खबर को देखा हम लोगों ने, मानवीय संवेदना को एक क्षण करने वाली जिस तरह की ये घटना है, दर्द देने वाली जो घटना है। और सबसे बड़ा सवाल मैं उन लोगों से नहीं पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं वहां की सरकार से, वहां की पुलिस से, कि आखिर आप कर क्या रहे हैं? आपकी इतनी हिम्मत नहीं कि उस गांव में जाके उस परिवार को न्याय दिला सके। और अगर कानून हमारे साथ नहीं है, जिसके भरोसे इस देश की व्यवस्था चलती है, संविधान चलता है, अब जब कानून हमारे साथ नहीं है तो आदमी जाएगा तो किसके पास जाएगा? सिर्फ एक उसके पिता ने एक जमीन खरीद ली एक गैर आदिवासी से, महज इसके लिए पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत बुला के पत्थर मारने का आदेश दिया जाता है, उनके घर को कटीले तारों से घर को पैक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है ताकि वो घर में न रहें, गांव से निकाल दिया जाता है। उसके बाद लोगों को यह कहा जाता है, समाज के तमाम लोगों को कहा जाता है कि अगर वो नजर आए सड़क पर तो उन्हें पत्थर मारा जाए। इससे शर्मनाक और इससे कह सकते हैं दुख वाली कोई घटना हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, ये जो है, जो हमने घटना देखा, ये तो पुलिस पे सवालिया निशान है, वहां की सरकार पे सवालिया निशान है। आसनसोल पुलिस को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, या वहां पे जो भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्हें इसमें इंटरवीन करना चाहिए। क्या लगता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर कि आखिर पुलिस भी अगर आपको समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है, आपको न्याय नहीं दिला पा रही है, तो लोग कहां जाएंगे फिर?
ये कैसी व्यवस्था है और कैसी सरकार है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, ये कैसी सरकार है? क्योंकि ये एक दिन की घटना नहीं है, कई दिनों से ये प्रक्रिया चल रही थी। लोग तंबू में रह रहे थे, मजबूरन वो पुलिस के पास गए, और हीरापुर पुलिस, वहां जो स्थानीय जो पुलिस है, पुलिस देखिए, पुलिस जब जाती है वहां पे तो पुलिस को घुसने नहीं दिया जाता है। पंचायत की तरफ से ये जारी कर दिया जाता है कि नहीं, कोई गांव में बाहरी आदमी आएगा नहीं, इनफैक्ट पुलिस भी नहीं जाएगी वहां पर। तो पुलिस का क्या ये फर्ज नहीं है? क्या पुलिस को अगर कहीं घुसने से रोक दिया जाएगा तो क्या आप रुक जाएंगे, आप डर जाएंगे? तो कितनी कमजोर, कितनी लाचार, कितनी विवश है पश्चिम बंगाल की पुलिस, आसनसोल की पुलिस, आसनसोल की, ये इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके की घटना है, जिस तरीके से हमने देखा कि उनके घरों को कटीले तारों से घेर दिया गया, मतलब कितना प्रताड़ित किया जा रहा है उन्हें, मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। एक सवाल ये है, उनके जो पूर्वज हैं या उनके फादर हैं। अनुराग, एक सवाल ये, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम झारखंड में ये देखते हैं, सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है। मतलब ये एक्ट इसलिए है कि आदिवासियों की जमीन को जनरल से बचाया जा सके। ये एक ऐसा मामला आ रहा है, मतलब हम अब तक देखते आ रहे हैं कि आदिवासियों की जमीन जनरल खरीद लगते थे, जिसके बाद ग्राम सभा बैठती थी, गांव की पंचायत बैठती थी कि भाई इनके खिलाफ फरमान है। ये पहला ऐसा मामला, कम से कम मेरी नज़र में, मेरे पत्रकारिता जीवन में ये पहला ऐसा मामला है जहां पर देख रहा हूं कि भाई एक आदिवासी ने जनरल जमीन खरीद ली है और ग्राम सभा, गांव की पंचायत ये बैठ करके उसका विरोध कर रही। मतलब अपने आप का ये एक, मतलब ऐसा मामला है, नए किस्म का मामला है। अनुराग जी बिल्कुल अभिषेक, ये एकदम नए किस्म का मामला है। हमने आज तक झारखंड में सुना कि अगर कोई जनरल आदिवासी लैंड खरीद रहा है तो उसमें परेशानियां होती थी, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट। लेकिन ये जो घटना है, ये हम वेद जी से भी बात करेंगे। हम झारखंड में रह रहे हैं, हमने देखा है झारखंड में इस तरह की घटनाएं होती हैं। अगर जनरल लोग ये आदिवासी लैंड खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, तो उन्हें परेशानी होती है, लोग खरीदने से बचते हैं। लेकिन यहाँ पे एक आदिवासी अगर जनरल लैंड खरीदा है तो उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। क्या इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये झारखंड में अमूमन इस तरह की चीजें आती है कि अगर कोई गैर आदिवासी है, वो आदिवासी जमीन खरीदता है तो परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पे सीएनटी एक्ट लागू है, जिस तरह से चीजें चल रही है। लेकिन एक आदिवासी अगर गैर आदिवासी जमीन खरीदा, ये अपने आप में पहला मामला है और बिल्कुल अनोखा मामला है। और सबसे बड़ी बात कि मैं पंचायत तो मानता ही नहीं, ये सरासर पंचायत है ही नहीं, ये सरासर गुंडई है। ये कह सकते हैं कि दरिंदगी कह सकते हैं इसको, कि ये गुंडई कर रहे हैं, वो लोग गुंडे हैं, वो पंचायत के लोग नहीं है, उस समाज के लोग नहीं है। तो इस तरह से आप किसी भी परिवार को समाज से बाहर करने का हक किसने दिया आपको? जी बिल्कुल, ये गुंडई है, ये दबंगई है, ये बदमाशी है। जिस तरीके से आप एक गरीब परिवार को परेशान कर रहे हैं, उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो तंबू में अपने परिवार के साथ वक्त बिताए, तो इस पे जरूर आसनसोल पुलिस को, वहां के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वहां के जो आईपीएस होंगे, एसपी होंगे, हीरापुर पुलिस का ये थाने का मामला है, या फिर वहां पे की जो सरकार है, बंगाल सरकार, उसे भी आज हम चैनल पे ये अपनी खबर को दिखा रहे हैं। और इसके बाद सरकार को और पुलिस को चाहिए कि इस पर तुरंत एक्शन ले और इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगाइए। हमने देखा कि पहली घटना इस तरीके की हमने देखी है, मैंने भी अपने पत्रकारिता करियर में ये पहली बार ऐसा घटना देखा है कि इस तरीके से अगर एक आदिवासी जनरल लैंड खरीद रहा है तो वो प्रताड़ित हो रहा है। तो अब पुलिस की कार्रवाई, पुलिस का काम यह है कि इस पे कार्रवाई करे और उन लोगों को, इन दबंगों से मुक्ति दिलाए। क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, मैं बताऊं, मैं थोड़ा सा इसमें विस्तार से कर जाऊंगा। आदिवासियों के विकास के नाम पे झारखंड राज्य का गठन हुआ, लेकिन आदिवासियों की स्थिति क्या है यहाँ पर, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। आदिवासी बहुल राज्य होने के बाद बिल्कुल राज्य से सटा हुआ इलाका है ये आसनसोल। ऐसा नहीं कि आदिवासी सिर्फ इसी राज्य में है, छत्तीसगढ़ हो या फिर बिहार हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, कई राज्यों में आदिवासी लोग रह रहे हैं। वहां पे वो विकसित हो रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, ये होने नहीं देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी वजह है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि कुछ ऐसे आदिवासियों के दुश्मन आदिवासी ही बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, वो देखना नहीं चाहते हैं कि वो कैसे, मैं कह रहा हूं ना, ये कोई पंचायत नहीं है, ये सरासर गुंडे हैं, और ये गुंडई हो रही है वहां पर कि आप किसी तरह एक फरमान जारी करते हैं और एक परिवार को आप समाज से बहिष्कृत कर देते हैं। वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? 14 लोगों का परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तस्वीरों में दिख रहा है, एक तंबू लगाकर उसके नीचे रह रहे हैं। बारिश हो रही है, धूप हो रही है, पूरा परिवार उस तरह से रह रहा है। तो ये बेहद ही शर्मनाक है और इसमें कहीं कोई माफी की गुंजाइश नहीं है। पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, अतिरिक्त बल उतारना चाहिए। कौन सी ऐसी जगह है जहां पुलिस चाह ले वहां नहीं जा सकती?
आप कहते हैं कि हम दुनिया जीतने की बात करते हैं, आप 21वीं सदी की बात करते हैं, और आप पुलिस एक गांव से दूसरे गांव जी, जब पुलिस लालगढ़ घुस सकती है बंगाल के, तो पुलिस यहाँ आसनसोल के हीरापुर ये जो गांव है वहां नहीं घुस सकती है। तो इससे बड़ी बात, क्योंकि लालगढ़ नक्सलियों का गढ़ माना जाता था बंगाल में, आज से 8-9 साल पहले वहां पे नक्सलियों का वर्चस्व था और वहां पे कई ऐसे कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए गए और आज लालगढ़ एक माना जाए तो नक्सलियों से मुक्त करा लिया गया है। तो क्या एक छोटे से गांव में पुलिस नहीं जा सकती है? वहां पे बंगाल में वहां के मुख्यमंत्री के पास पुलिस है, बहुत सारे सीआरपीएफ हैं, बहुत सारे ये हैं। तो इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आज हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को ये खबर दिखा दिया है और वो हमारे जो वहां के लोकल रिपोर्टर्स हैं वो भी इस खबर को लिंक के जरिए फैलाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर सीनियर ऑफिसर्स के पास जाएगा ये खबर, और हमें लगता है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और बेहद जरूरी है कार्रवाई। बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए, निश्चित ही होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात की कार्रवाई नहीं, दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कोई भविष्य में अगर कोई इस तरह का परिवार, मैं सिर्फ आदिवासी परिवार की बात नहीं कर रहा, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। बहुत आम है अभी भी पंचायत के जरिए किसी को फैसला सुना देना, वो उसको पंचायत में भरी सभा में लोगों के बीच मारना, पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। झारखंड की भी बात करें आप, यहाँ के सुदूर ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो इस तरह की खबरें आती रहती हैं। और ये घटना कोई ये अपने आप में नई तरह की बात है। अब एक सवाल और यहाँ पर बनता है, एक सवाल और यहाँ पर बनता है। देखिए, आज मैं 3 पॉइंट्स बताना चाह रहा हूं। पिछले एक हफ्ते से जिक्र चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की, यानी पूरा देश एक कानून। ठीक है, झारखंड जैसा राज्य है जो 5वीं अनुसूची का राज्य है, या यहाँ पर कहा जाता है, मतलब आप जाइएगा अंदर गांवों में, आदिवासी बहुल इलाकों में, तो कहते हैं ना लोकसभा न राज्यसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। फिर ऐसी खबरें सुनने को आती हैं। उसके बाद एक तस्वीर हमने अभी 2 दिन पहले, कल ही मध्य प्रदेश से देखी, जहां एक आदिवासी युवक के ऊपर प्रवेश शुक्ला नाम का एक शख्स, जो कि भारतीय जनता पार्टी है, यूं कहें एक मतलब राजनीतिक हैसियत रखने वाला विधायक का पूर्व विधायक प्रतिनिधि, वो एक आदिवासी विक्षिप्त युवक के ऊपर टॉयलेट कर देता है, पेशाब कर देता है। तो इन तमाम तस्वीरों को जब आप एक फ्रेम में देखते हैं तो क्या लगता है, क्या देश को समान नागरिक संहिता की जरूरत है? क्या देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है? क्या देश को इस तरीके के कानूनों की जरूरत है? ये कहा जाता है, जैसे झारखंड में कहते हैं ना कि ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। तो ग्राम सभा जब सबसे ऊपर होती है तो ऐसी तस्वीरों के लिए क्या हमारे पास कोई दूसरा उपाय यूसीसी के अलावा है? अनुराग ठाकुर जी बिल्कुल अभिषेक, सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके की घटना है, ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा, यह आपने बिल्कुल सही कहा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें लगता है कि अवैध जी भी बताएंगे क्या जरूरी है या नहीं है देश में। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरह की चीजें हो रही हैं और इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं तो बिल्कुल ये लागू होना चाहिए। जो स्थितियां बन रही हैं और इसका विरोध हो रहा है, तमाम चीजें हो रही है, वो अलग बात है। लेकिन अब जो स्थिति बन गई है, निश्चित तौर पर जो परिस्थितियां दिख रही हैं, और अभी भी इस युग में जब हम जी रहे हैं और इस तरह की चीजें हो रही हैं, सामने आ रही हैं, खुलकर सामने आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात की लोग विरोध कर रहे हैं खुलकर, उनको इस बात का डर नहीं है कि उन पर कार्रवाई हो सकती है, नहीं हो सकती है, मतलब साफ कि कानून का डर नहीं है, उनको किसी चीज का भय नहीं है, और भय भी प्रीत होता नहीं है। तो जब तक डर होगा नहीं तब तक बिल्कुल ये भी घटना जो हमने देखा ये वही है, भय बिन प्रीत नहीं होता है। कि अगर पुलिस का डर होता तो वहां पे जो ये दबंगई गुंडई दिखी है हमें, वो नहीं दिखता। उस परिवार के साथ ये जाति नहीं होती, उन्हें परेशान नहीं किया जाता, वो तंबू में रहने को विवश नहीं होते। बस ये अगर हुआ है तो बस इस वजह से, क्योंकि वहां के जो लोकल गुंडे हैं या जो दबंग लोग हैं, उन्हें पुलिस का खौफ नहीं, उन्हें सरकार का खौफ नहीं, वो बेझिझक लोगों को परेशान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्हें चढ़ावा नहीं मिला, हमने देखा भी कि उन्हें चढ़ावा नहीं मिला, वो चढ़ावा की डिमांड करते हैं। तो बिल्कुल अगर डर होता तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, थोड़ा सा अगर इसको राजनीति से जोड़ा जाए, आदिवासियों के विकास के लिए, आदिवासियों के उत्थान के लिए, आदिवासियों की स्थिति बेहतर हो, इसलिए इस राज्य का गठन हुआ। खास तौर पर अगर बात किया जाए झारखंड की, तो गठन होने के 23 साल होने को हैं, 22 साल बीत चुके हैं, 23 साल 2-4 महीने में पूरे हो जाएंगे, नवंबर में 23 साल। 23 साल में क्या स्थिति है? बिल्कुल ढाक के 3 पात,
लेकिन वोट बैंक आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक है। अब आप देखिए, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, कुछ घंटे पहले बाबूलाल मरांडी को यहां पे अध्यक्ष बनाया गया बीजेपी का। क्यों बनाया गया? भले ही नेता कह रहे हो कि एक बड़े जनाधार वाले नेता हैं, ये वजह रही, वो वोट बैंक है। लेकिन वो वोट बैंक, इस वोट बैंक को आप देखिए कि 5 साल पहली बार झारखंड राज्य में पहली बार कोई सरकार चली है 5 साल जिसने अपना टेन्योर पूरा किया है, तो बीजेपी की सरकार ने रघुवर दास के नेतृत्व में, जो गैर आदिवासी थे। उसके बाद दीपक प्रकाश को बनाया गया बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, गैर आदिवासी। नतीजा चुनाव में सबने देखा, मुंह की खानी पड़ी और आज हेमंत सोरेन की सरकार है। बिल्कुल सही। तो ये कहीं ना कहीं उनको, बीजेपी को ये लगा कि आदिवासी वोट बैंक हमारा खिसकता जा रहा है, तो बाबूलाल मरांडी का एक चेहरा, बाबूलाल मरांडी इसमें कोई शक नहीं कि एक जन नेता है, जनाधार है उनका, उनकी एक अपनी पहचान है हर वर्ग में, लेकिन आदिवासी हैं, सबसे बड़ी बात। तो आदिवासी का, तो आदिवासियों के नाम पर इतनी सियासत हो रही है और यहां पर आदिवासी के साथ, एक आदिवासी परिवार के साथ इतना जुल्म ढाया जा रहा है और एक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं किसी नेताओं की। ऐसा नहीं है कि वहां पे शह नहीं मिल रहा होगा नेताओं का लोकल, तो वो वैसे लोग, वो नेता नहीं होते हैं, वो भी समाज के वैसे लोग होते हैं जो समाज को गंदा करने का काम करते हैं, इस तरह के गुंडों को, दबंगों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो जरूरत है जागने की, जरूरत है सबको मिलकर आवाज उठाने की, तभी ऐसे लोग पीछे आए। आपने सही कहा। अगर आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो हम भी अब उस मुद्दे पे आ जाएं, मैं भी आ जाऊं, क्योंकि बीजेपी भी जान रही है, उन्होंने 5 साल बीजेपी की सरकार रही, इससे पहले रघुवर दास मुख्यमंत्री रहे, पूरा 5 साल का कार्यकाल रघुवर दास ने पूरा किया। उसमें कई बार उतार चढ़ाव आया और कई बार हमने सुना कि रघुवर दास मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने 5 साल अपना पूरा किया। उसके बाद बहरहाल बाबूलाल मरांडी बने अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। मैं एक चीज और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बीजेपी इस बार आदिवासी पे अपना दांव खेलने जा रही है और जहां तक अगर हम अपने दिल्ली के सूत्रों की बात माने तो जो अभी मेयर रही आशा लकड़ा, उन पे बीजेपी दाव खेलने जा रही है, वो भी एक वोट बैंक के लिए, कि हो सकता है, मैं इसे कंफर्म, ये उसका खुलासा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आने वाले चुनाव में हो सकता है बीजेपी मुख्यमंत्री के दाव पे, आशा लकड़ा पे अपना दाव खेले। तो ये सरासर ये राजनीति ही है। एक आखिरी सवाल अनुराग, एक आखिरी सवाल, एक शेर है कि लकड़ी के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। जिस पंचायत की बात हो रही है उस पंचायत के 90% लोग आदिवासी होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तस्वीरों में भी आप देखिए, पुलिस को रोकने वाले लोग भी आदिवासी समुदाय से ही आ रहे हैं। तो मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं कि आदिवासियों का सबसे बड़ा विरोधी खुद आदिवासी है, इन तस्वीरों को देखिए, जब आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, इस गांव की सबसे ज्यादा जनसंख्या आदिवासियों की, और ऐसी स्थिति में जब आदिवासी का शोषण कर रहा है, तो मैं अगर ये कहता हूं कि आदिवासियों का सबसे बड़ा विरोधी खुद आदिवासी हैं, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं अनुराग? बिल्कुल सही कहा आपने। एक आदिवासी ही आदिवासी का विरोधी यहाँ पे हमने देखा है। ये जो तस्वीरों के माध्यम से, विजुअल्स के माध्यम से हम देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने। एक आदिवासी ही आदिवासियों का दुश्मन बन गया और ये बहुत मतलब इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो कुल मिलाकर के तस्वीरें आपके सामने है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका, बहुत शुक्रिया वेद आपका इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो उन तस्वीरों को देखने के बाद आपके मन में, आपके जहन में जो बात आएगी वो ये आएगी कि एक शिबू सोरेन, वो जिन्होंने साहूकारों के, जिन्होंने उन लोगों के जो सूदखोरी करते थे, सूदखोरों के, उनके पसीने छोड़ दिए थे, उनके दांत खट्टे करा दिए थे अपने आंदोलन के थ्रू। और एक शिबू सोरेन, वो जो अपने 14 लोगों को लेकर के, अपने परिवार के लोगों को लेकर के एक तंबू के नीचे रहने को मजबूर है। क्यों? क्योंकि उसके खुद के लोगों ने, पंचायत उसकी खुद की है, उसके पिताजी ने जमीन खरीदी जिस पर उसका अधिकार है, वो दीवार करवाने गया था, उसका बहिष्कार हो गया, हुक्का पानी बंद हो गया। तो इस शिबू सोरेन का शोषण, क्या इस शिबू सोरेन का शोषण कोई रोक सकता है? अगर रोक सकता है तो भारत न्यूज़ 24 अपील करता है कि इस शोषण को रुकना चाहिए, इस शोषण को रोकिए, क्योंकि यही है जिसने इस देश,
इस झारखंड, इस बिहार, इस बंगाल, इसको एक पहचान दी है। माटी पुत्र जिसको हम कहते हैं, मूलवासी, आदिवासी, ये वही तो हैं। अगर हम इनकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं? फिर किस काम की सरकार, किस काम का लोकतंत्र, किस काम का एडमिनिस्ट्रेशन, किस नाम की पुलिस, किस काम का प्रशासन? तो प्लीज इनकी मदद कीजिए, इनको इंसाफ दिलाइए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।